नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने भाग 2 तक पढ़ा था। आज बात करेंगे भाग 3 की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत हमने तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था। आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताने के लिए दिया था। बहुत से बच्चों ने उसका जवाब दिया है और जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया है उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप जवाब दें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7509771542 और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ये नंबर है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नोट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने नंबर दिए थे। अब हम आगे बात करेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो बेसिक केमिस्ट्री क्लियर करना पड़ेगी। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। जब आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल जाएंगे या ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर बेसिक रसायन विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पहले पढ़े, उसके बाद में इस भाग को पढ़ें। आज हम आवर्त सारणी की बात करेंगे। आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या क्या होता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा मैं हल्का सा फिर बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आवर्त सारणी की बात करेंगे। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक याद रखना है और इन तत्वों के बाद में क्या आता है उसको याद रखना है। ये शून्य समूह के तत्व है, इनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन दिया था वेनेडियम 23 नंबर पे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको कहा गया था। तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा तत्व आता है। उसके बाद में हमको जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उसको याद करेंगे कि वो किसके किसके बीच में। वेनेडियम कितने नंबर पे, 23 मतलब इसके और इसके बीच में तो है नहीं, इसके बीच में नहीं है, इसके और इसके बीच में है। किसके किसके बीच में, 18 और 36 के बीच में है। तो हम कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। तो कौन सा लेंगे, 18 नंबर पे क्या है, आर्गन। ये लिया हमने आर्गन। आर्गन के बाद में क्या शुरू होता है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ये बात भी हमने कल बताई थी। S में 2, P में 6, D में 10 और F में
14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी भी बात हमने करी थी। तो 18 और s में कितना आता है 2, ये हो गए 20। और फिर बाद में 4s के बाद में क्या आता है 3d, d में कितना आएंगे 3, 18 और 2 20, 20 और 3 23, ये हो गया। ये कहां से लिया, ये कहां से लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो भाग 1 और भाग 2 देखा तो समझ गए होंगे, और अगर आप डायरेक्ट ये भाग देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को देखने से पहले भाग 1 और भाग 2 जरूर पढ़ लेना। हमने ऐसा ऐसे बनाया था इस तरह से। ये बनाया था, यहां से आया था ये, और ये नंबर कहां से लिया था हमने, यहां से बनाया था। मैं अब इतनी सारी चीजें रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाग 2 और भाग 1 पहले 1 देखें, उसके बाद में 2 देखें, उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखें, समझ में आ जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कोई नंबर ले लें हम, कोई सा भी नंबर। प्लेटिनम पीटी, ये होता है 78 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम, तो ये किसके किसके बीच में है, इससे तो बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इसके और इसके बीच में। मतलब कौन सा लेते हैं हम, छोटा वाला। तो क्या लेंगे हम लेंगे जीनॉन। उसके बाद में जीनॉन के बाद में क्या शुरू होता है 6s1, 6s के बाद में क्या शुरू होता है, जीनॉन लिया। जीनॉन के बाद में 6s शुरू होता है, 6s के बाद में क्या आता है 4f, 54, s में कितना आता है 2, उसके बाद में क्या आता है 4f, f में कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन 14। हमको जाना कहां तक है 78 तक। 54, 56 और ये 70, 4f के बाद में 5d, d में कितना आएंगे 70 हो गए। हमको बनाना 78 तक, तो इसमें कितना हो जाएगा 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था हमने। एक चीज यहाँ पर और थोड़ी सी आती है बीच में, उसका मैं और आगे बता देता हूं। जैसे हमने लिया क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा परमाणु क्रमांक होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्रोमियम 24 नंबर पे है, मतलब किसके किसके बीच में है 18 और 36 के बीच में। किसको लेंगे हम, आर्गन को लिया। आर्गन को लेने के बाद, आर्गन के बाद क्या शुरू होता है 4s, 4s में कितना आएंगे 2, 4s के बाद में क्या शुरू होता है 3d, ये कितना हो गया 18 और 2 20, 3d, d में कितना आएंगे 4। कायदे से जैसा हमने सीखा उसके हिसाब से ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन ये तो वैसे रहेगा 4s। हमने क्या देखा था इधर साइड, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते 2, p में कितना आते 6, d में कितना आते 10, f में कितना आते 14। यहाँ पर अंतिम जो ऑपोस है d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं स्थायी होता है। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या तो d में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 10 या फिर 10 का आधा 5। इसी प्रकार से f में, f के स्थायित्व के लिए या तो f में 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर f में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। p की बात करें हम तो p में या तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे की पूरे 6 तो स्थायी कहलाएगा, या फिर 6 का आधा कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी क्या कहलाएगा, वो स्थायी कहलाएगा। इसी प्रकार s की बात करें, s में या तो पूरी तरह से 2 भरे होंगे तो स्थायी होगा, या फिर आधा होगा यानी कि 1 होगा तो स्थायी होगा। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकलकर यहां पे चले जाता है, तो यहां पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन थे तो बचेंगे कितने 1 और 3d5। यह है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका, क्रोमियम का।
तो ये कंडीशन तभी बनती है, ऐसी कंडीशन इस एक ही स्थिति में बनती है। कौन सी स्थिति में? जब आखिरी वाला जो उपकोष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर कम पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इधर से एक इलेक्ट्रॉन उछल के इधर चले जाता है। या फिर हम यूं कहें कि ये जो उपकोष है ये इधर वाले से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है। उधार क्यों लेता है? अपने को स्थायी बनाने के लिए। जैसे उधार दे देता है तो ये भी स्थायी हो जाता है और ये भी स्थायी हो जाता है। कोई भी कक्षक या तो पूरा भरा होगा तो स्थायी कहलाएगा, या फिर आधा भरा होगा तो स्थायी कहलाएगा। तो यहाँ पे डी भी आधा भरा हुआ है और ये एस भी आधा भरा हुआ है। और ऐसे में क्या था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसमें ये तो है ही था, स्थायी था ही था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाता तो स्थायी हो जाता। इसीलिए ऐसी कंडीशन में इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाता है। एक और देख लेते हैं हम, जैसे कॉपर, ये होता है 29 नंबर पे। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक ये जो 29 है वो भी किसके किसके बीच में, 18 और 36 के बीच में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक लिखने के लिए आर्गन लिखा। आर्गन के बाद में क्या आता है, 4s। 4s में 2, 18 और 2 20। 4s के बाद में 3d। 29 नंबर पे है तो d में कितना हो जाएगा, 9। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, d में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो जाते तो डी पूरी तरह से स्थायी हो जाता। तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर वही कंडीशन आएगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आता, 1। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते, 10। तो ये भी इसका स्थायी हो जाता है। इसीलिए इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होते हैं। जब भी आपके पास कंपटीशन में कोई एग्जाम पूछा, किसी कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन तत्व है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे तो ये लिख के बता देंगे। लेकिन कब, जब आप पढ़ेंगे तो बता देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है, नहीं बता पाएंगे। तो इतना तो पता होता है पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन हमारा जब बनता है इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है, उसकी बात करें हम इसमें। स्क्रीनशॉट, चलिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्रोमियम 24 के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। होती है मतलब कितनी होती है, ये क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 4, सेकेंड में 5, थर्ड 6 और फोर्थ 'कोई नहीं। ये क्वेश्चन है। जब हमको अभी जो हम देख रहे थे वो नियम पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे। क्रोमियम, सॉल्यूशन जब इसका करेंगे, क्रोमियम आर्गन लिखेंगे। आर्गन के बाद में 4s लिखा, 2 लिखा, 4s के बाद में 3d लिखा, 3d में लिख देंगे 4। तो हमारा उत्तर हम क्या लगा देंगे, 4, जो कि गलत है। हमारे पास सही उत्तर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं आता। अगर हमको पता होगा
कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, तो क्या करेंगे, फॉर एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला जाता है, 3D में, यहाँ पे हो जाता ये और यहाँ पे हो जाता ये। तो हमारे पास सही उत्तर कौन सा है, ये, ना कि ये क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, मैं ऐसे वीडियो भी डालूंगा जिसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके डालेंगे, लेकिन पहले हम ये इसको अच्छे से पढ़ लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये बात करी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, उसकी बात करी। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी में कौन कौन सी चीजें क्या होती है। आवर्त सारणी, आपके पास बुक होगी, तो बुक में आपको एक सारणी मिलेगी कुछ इस तरह से, सारणी मिलेगी। यहाँ पे ऐसे कॉलम कॉलम बने रहेंगे, ऐसे 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 कुछ रंगीन डिजाइन बनी हुई रहेगी। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऐसे चार्ट बना हुआ है, हालांकि ये कवर चढ़ा हुआ है तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा इसको। और दो इस तरह से बना हुए नीचे साइड और बाकी ऊपर का भाग है। तो सारणी की व्यवस्था कर लें आप लोग, उसके बाद में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सारणी समझ में आई तो सब समझ में आएगा, सारणी नहीं समझ में आई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले बोला है कि बेसिक केमिस्ट्री समझ में आ गई तो केमिस्ट्री समझ में आ गई, और अगर बेसिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई तो आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सब्जेक्ट छोड़ दो। ध्यान से देखेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब तत्व भी आप बोलेंगे कि यार इतनी बड़ी सारणी में हम कैसे याद करेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको ऐसे याद करवा दूंगा मैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि याद कैसे हो जाता है। चलो देखो कैसे याद करना है। एलिना की रूबीना से फ्रेंडशिप, ये जो पहला डब्बा बना है इस तरह से, ये पहला खंबा बना है, 1 2 3, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे खंबे खंबे बनेंगे, यहाँ पे भी ऐसे कॉलम कॉलम बन रहे हैं। इनको कॉलम कहते हैं या वर्ग कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, वर्ग याद रखेंगे, वर्ग समूह क्या बोलते हैं इनको,
समूह, समूह हिंदी नाम है इसका, और इनको बोलते हैं वर्ग। तो समूह कैसे गिनते गिनते जाते हैं, ऐसे। और तत्वों को कैसे याद रखना, हे, ली, ना, की, रू, बी, ना से फ्रेंडशिप। दूसरे समूह में कौन कौन सा तत्व है, बेचारी, मुर्गी का सर बड़ा रसीला। ऐसे तत्व याद हो जाते हैं, बेचारी, मुर्गी का सर बड़ा रसीला। चलो ये अच्छा नहीं लगे तो ऐसे याद कर लेना इसको, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप रोए। याद होगा, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप रोए। अब कार मांगेगा बेटा तो हर बाप इतनी आसानी से थोड़ी दिला देगा, रोएगा नहीं तो क्या करेगा। अब इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना है कि कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो एक तो हम याद रख ही सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब अगले वालों के कैसे याद रखना है उसकी बात करें हम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अगले वाले का याद करने के लिए मैंने नंबर दिया था पिछले वीडियो में, कौन से नंबर थे, 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर याद रखना है। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा, तीसरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हैं तो उसके लिए दोषी मैं नहीं हूं, आप खुद हैं। इसलिए प्लेलिस्ट में जाके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत प्रकार के डालता हूं, इसलिए आप देख सके वहां पे कि रसायन यानी कि बेसिक रसायन मैंने स्पष्ट लिखा हुआ वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये नंबर जोड़ना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये है, इसमें कौन सा जोड़ेंगे, सबसे पहले तो ये 2 जोड़ेंगे, तो ये 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3। 1 में 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 3। फिर 3 में 8 जोड़ेंगे तो जाएगा 11। फिर बाद में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 8 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। ये 18 जोड़ दिया, फिर अगला 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55। जोड़ के देख लेना, फिर ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 87। ऐसे इनके परमाणु क्रमांक याद रखना है। समूह नंबर फर्स्ट के परमाणु क्रमांक ऐसे याद होंगे। समूह नंबर सेकेंड के लिए ये बेरिलियम है 4 नंबर पे होता है। पहले वाले का नंबर याद रखना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन है 1 नंबर पे होता है, बेरिलियम है 4 नंबर पे। तो 4 नंबर जो है इससे बड़ा है, किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो इसलिए हम इसको नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए किसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट 8 को जोड़ेंगे। 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। फिर 12 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 20। मतलब जोड़ के आप निकाल सकते, 4 में इसको जोड़ दिया तो ये आया, फिर इसको जोड़ दिया, ये आया, फिर इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 38। फिर अगले वाले को जोड़ दिया तो 38 में इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56। फिर इसमें जोड़ेंगे अगले वाले में, इसमें ये 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 88। इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। इसी तरह से इधर भी सबकी बात करेंगे हम, लेकिन मैंने किसका किसका लिखा और किसका किसका नहीं लिखा है उसको मैं अभी धीरे से बताऊंगा, धीरे धीरे। इतनी बातें क्लियर है। कैसे याद रखा हमने, चाहो तो लिख सकते हैं, हे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप रोए। अब ट्रिक तो याद कर ली, लेकिन इन तत्वों के नाम क्या है वो भी याद होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास सारणी होना चाहिए। सारणी आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, 11वीं की बुक में मिल जाएगी, 12वीं की बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी, और कोई भी बुक होगी उसमें सारणी मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं।
वैसे मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। यह है इनके नाम। समूह नंबर फर्स्ट और समूह नंबर सेकेंड, इसको समूह फर्स्ट ए बोलते हैं। इस पूरे को समूह फर्स्ट ए में क्वेश्चन बनता है, समूह फर्स्ट ए में कुल कितने तत्व है? तो समूह फर्स्ट ए में कुल कितने तत्व है? 7। ये कुल तत्व है 7। समूह फर्स्ट ए की बात कर रहा हूं। इसको बोलते हैं समूह सेकंड ए। समूह सेकंड ए, इसको क्या बोलते हैं? समूह सेकंड ए। समूह सेकंड ए में कुल कितने तत्व है? 6। कुल कितने तत्व है? 6। अब आगे की बात करें, समूह फर्स्ट ए और समूह सेकंड ए, ये जो दो समूह हैं, इन दोनों समूह को मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व हमने इससे पहले वाले वीडियो में एस पी डी इस तरह से बनाया था, उसकी बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक में कितने समूह हैं? 2। ये भी क्वेश्चन बनता है। एस ब्लॉक में समूह की संख्या होती है, कितनी होती है? 2। फिर बाद में यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह जो है, यहां से लेकर यहां तक, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ऐसे भी लिख देता हूं मैं, डी ब्लॉक के तत्व। आपके पास सारणी है, उसमें लिखा होगा, अगर लिखा हुआ नहीं है तो लिख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। फिर बारी आती है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक के तत्व। यहां से वहां तक किसको, इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। अब फिर से देखें, यहां से यहां तक ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, यहां से यहां तक डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और यहां से यहां तक पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। थोड़ा सा और वापस रिपीट आ जाए। ये जो खड़े खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं समूह या वर्ग। तो समूह, आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? जो बच्चे 11वीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो 12वीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और जो एमएससी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेसिक, मैंने पहले बोला था कि बेसिक मतलब सबके लिए कॉमन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक अच्छे से पढ़ लो, केमिस्ट्री आपके बाएं हाथ का खेल है। इनको बोलते हैं समूह। आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18। अगर आपके पास सारणी है तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये है समूह की संख्या, टोटल 18। तो समूह की संख्या कितनी होती है? 18 समूह, मैंने लिखा समूह 18। फिर बाद में ये जो खड़े खड़े, इनको समूह कहते हैं। जो आड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोलते हैं आवर्त। आवर्त
आवर्त गिनते गिनते किधर जाते हैं, नीचे। आवर्त की संख्या कितनी है, 7। समूह को गिनते गिनते उधर जाते हैं ऐसे, तो समूह कितने हैं, 18, आवर्त कितने हैं, 7। 11वीं में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, समूह की संख्या होती है, खाली स्थान दे देता है, एक शब्द में उत्तर दे देता है, या आवर्त की संख्या होती है, इस तरह से। तो याद हो जाएगा समूह कितने होते हैं, 18, आवर्त कितने होते हैं, 7। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, इसको इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा है, 4। कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। एफ नीचे आता है, एफ को मैंने नहीं बनाया है, नीचे आता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहां पे आते हैं, आवर्त सारणी के बाहर, यानी कि मुख्य आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, और उनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं या दुर्लभ तत्व भी कहते हैं। उसकी बात हम आगे करेंगे। यदि आपके पास सारणी है तो लिख सकते हैं, इसके नीचे जो ऐसे बना हुआ होगा वहां पे एफ ब्लॉक में 2 आवर्त होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें भी इस तरह से बना होगा, तो आप बना हुआ होगा आपके पास सारणी है, तो उसमें 2 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 2, और इसमें समूह कितने होते हैं, 14। कितने समूह होते हैं, 14। अब फिर से हम थोड़ी सी बात करें, एस, पी, डी, एफ। इनमें समूह की संख्या याद रखना कि एस में कितने समूह, पी में कितने समूह, डी में कितने समूह, एफ में कितने समूह। तो क्या बोला था, एस में कितने समूह होते हैं, 2, पी में अधिकतम कितने समूह, पी में कितने समूह, 6, डी में कितने, 10, एफ में कितने, 14। और एफ को मुख्य आवर्त सारणी से बाहर रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि किस समूह के या किस ब्लॉक के तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर रखा जाता है। ये भी आपके कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। किस ब्लॉक के तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर रखा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के बाहर रखा जाता है। समूह की संख्या पता चल गए, एस में कितने समूह, 2, पी में कितने समूह, 6। कौन कहां से शुरू होता है, ये 12 से, 12, 13, 14, 15, 16, 13 से, 13, 14, 15, 16, 17, 18 समूह इसमें। तो टोटल 18 समूह है। ये 12 है, ये 13वां समूह, 14 समूह, 15, 16, 17 और 18। समूह नंबर 18 को शून्य समूह कहते हैं। समूह 18 को क्या कहते हैं, शून्य समूह। अगर आपके पास सारणी है तो आप लिख सकते हो वहां पे समूह नंबर 18। समूह नंबर 18 ये है। समूह नंबर 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं, हीना, आगरकर, जीरो, रन। ही ना आगरकर, जीरो, आगर कर, जीरो, रन। आप याद इस तरह से रख सकते हैं, हिनागर करके जीरो रन, इस तरह से भी याद रख सकते हैं ट्रिक के हिसाब से। अब इस सब ये तत्वों को ऐसे याद रखने का तरीका है कि हम इसको अच्छे से याद रखें, बार बार भूलें ना, इसके लिए। जैसे यहाँ पे ये समूह, शून्य समूह की बात करी हमने, समूह नंबर 18 की बात करी, इसको शून्य समूह भी कहते हैं। लिख लिया होगा, ऐसी लाइन खींच के लिख सकते हैं, शून्य समूह, शून्य समूह। फिर उधर साइड बहुत सारी जगह इधर बचेगी तो उधर साइड लिख सकते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस भी इसी को कहते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैसें। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा बनता है, अक्रिय गैसें कहलाती है या अक्रिय समूह कहलाता है। कौन सा समूह, समूह नंबर 18। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कोई सी भी एग्जाम में, चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं, सबके लिए कॉमन है। समूह नंबर 17, समूह नंबर 17 को हेलोजन समूह कहा जाता है। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। हेलोजन समूह किसको कहते हैं, समूह नंबर 17 को हेलोजन समूह कहते हैं। इनको हेलोजन समूह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो लवण है वो समुद्री लवण होते हैं
इसीलिए इनके जो कुछ तत्व हैं उनके लवण जो होते हैं समुद्री लवण यानी कि समुद्र में मिलते हैं, इसीलिए इनको हेलोजन तत्व कहा जाता है। समूह नंबर 17 में कौन कौन सा तत्व आते हैं उसकी बात कर लेते हैं ट्रिक के हिसाब से। फिर, कल, बाहर, आएगा, ऑटो, ऐसे याद रखना है ट्रिक के हिसाब से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। मैं देखने गया था कि दिखाई कैसा दे रहा है। आपके पास पुस्तक है, कॉपी है, पेन है, सब कुछ है, तो साथ साथ में भी वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। समूह नंबर 16 में कौन कौन सा तत्व आते हैं उसकी बात करें। समूह नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरह से बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ट्रिक है। इधर कहे, सीता जी, सुनो प्रभु, ऐसे याद करना है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, वो तो बिंदास ही रहेंगे, टेंशन तो अपने को है, समझ में नहीं आता इसलिए, वो तो एक्टर लोग है। फिर क्या बचा अपने पास, ओ, स, से, टीपो, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलूरियम और पोलोनियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये है तत्व, इस तरह से इनको याद रखना है। तो ये थी आवर्त सारणी के कुछ बेहतरीन लम्हे जिनको याद करना जरूरी है। समूह नंबर 17 का फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यदि आपके पास सारणी है तो आप इसको लिख सकते हैं, इधर लाइन खींच के लिख सकते हैं, इधर लाइन खींच के लिख सकते हैं, जहां पे आपको सूटेबल लगे लिख सकते हैं, या फिर सारणी के नीचे लिख सकते हैं, आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। तो बात समझ में आ गई आवर्त सारणी की कुछ कुछ बातें। अब आगे बात करें हम इसमें, यहां पर एक चीज आती है संयोजकता। मैं इसमें बता देता हूं संयोजकता क्या चीज होती है। संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या, जब तक आपको संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है तब तक आप केमिस्ट्री की अभिक्रिया नहीं कर सकते। भले आप रट्टा मार सकते, इसको मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभिक्रिया नहीं कर सकते आप। और वैसे बहुत सारे बोलेंगे हमने भी ऐसे किया था, चलो अच्छी बात है, पर कम से कम अब बेसिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें, फिर बाकी केमिस्ट्री को और पढ़ा देंगे हम। समूह नंबर फर्स्ट ए का जो है, उनमें सभी तत्व जो जितने भी तत्व उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। सबसे ऊपर लिख लेंगे आप कि +1, तो आप समझ जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता। समूह नंबर फर्स्ट की कितनी होती है, सबकी होती है +1। समूह सेकेंड की होती है सब में +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सबकी कितनी होती है +2। इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सबकी होती है +1। समूह नंबर 13 में जो तत्व है उनकी होती है +3। अगले वाले की होती है +4 भी होती है, -4 भी होती है। अगले वाले की -3, अगले वाले की -2 और अगले वाले की -1। अगले वाले को छोड़ो, वो शून्य समूह है।
तो इस समूह में जितने भी तत्व है उनकी संयोजकता इसमें +3 होती, इसमें +4 होती, इसमें -3 और इसमें -2 और इसमें -1। गारंटेड चीज है, अगर आपने सभी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे ना तो आपको हीरा बना के छोड़ेंगे हम। लेकिन अगर वीडियो रोक रोक के देख रहे, टोक टोक के देख रहे, बड़ा बड़ा के देख रहे, घटा घटा के देख रहे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब ये भी मैं बताऊंगा कि +3 क्यों आया, +4 क्यों आया, -3 क्यों आया, -2 क्यों आया, -1 क्यों आया, ये भी मैं बताऊंगा कैसे आया। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। सुना होगा बचपन से कि सब्र का फल मीठा होता है। अब मेरे को तो पता है कि मीठा होता है, अब आपको यकीन हो ना हो वो आप पे निर्भर करेगा। तो इतनी बातें कर ली हमने। कितनी बातें करी? आवर्त सारणी की बात करी, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं 18, उसकी बात करी। आवर्त कितने होते हैं 7, उसकी बात करी, कैसे गिनते दिखाया हमने। फिर बाद में एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक में कितने समूह है? 2। उसमें से दूसरा वाला जो समूह है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। और पहला जो समूह उसको बोलते हैं क्षार धातु। आपके पास जो सारणी है उसमें इतना सारा लिख के इतना कचरा कर दोगे तुम, इतना कचरा कर दोगे, जितना मैंने लिखा इतना जब लिखोगे तो कचरा हो जाएगा वहां पे। अब बहुत छोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा तो काम चलेगा, नहीं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे तो आएगा ही नहीं। एक बड़ा इतना सारा पेज लेके जो कई एग्जाम में क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम वगैरह बड़े बड़े बनाने के लिए जो पोस्टर लेते हैं उसके जैसा लेके बनाओगे तो जाके आएगा। और अगर छोटी सारणी में बनाओगे तो बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे हम अपना नाम लिखते वैसे इतने बड़े अक्षर में लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इतनी चीजें लिख ली, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, बार बार देखें, बार बार पढ़ें और नोट्स बनाएं, व्यवस्थित नोट्स बनाएं। अभी मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के, तो सारे की सारे वीडियो क्रम से डाले हैं। इसलिए आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 इसी क्रम में आगे चलते चले जाएंगे। मैं जितने भी वीडियो डालूंगा आगे सभी को क्रम से ही डालूंगा। और जो बच्चे कक्षा 12वीं में हैं उनका चैप्टर नंबर 4 भी मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो डालते जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।